यस हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जिसमें आपने पूछा था कि सर CUET के सिलेबस को ज़रा बताइए, इंग्लिश सिलेबस को। तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि क्यों ना इंट्रोडक्शन पार्ट को भी इसमें जोड़ दूं ताकि बाकी नए स्टूडेंट्स को भी ये फ़ायदा हो जाए। तो देखो यहाँ पे ने इंट्रोडक्शन लिखा है CUET, वेयर C स्टैंड्स फॉर कॉमन, U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी, E स्टैंड्स फॉर एंट्रेंस एंड T स्टैंड्स फॉर टेस्ट। तो 10+2 के बाद ये सबको काम आने वाला है, इसलिए मैंने इसमें इंट्रो जोड़ दिया है। आगे मैं आपको सिलेबस भी जल्द ही बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन के बाद। इट इज़ एन ऑल इंडिया टेस्ट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड रिसर्च प्रोग्राम्स इन 45+ यूनिवर्सिटीज़. For example, Central University of Kerala, Central Sanskrit University Delhi, like this. Just for example, I have taken them too. It is a computer based test. कैसे होगा ये? आपको स्क्रीन पे कीबोर्ड लेके बैठना है सामने, और फिर कभी कभी टच स्क्रीन भी होता है, कभी कभी आप कीबोर्ड और माउस से आंसर देते हो। तो यस, ये कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चन विल बी देयर बिफोर यू ऑन द स्क्रीन। अब किसके लिए होता है? तो who has passed 10+2 or equivalent qualification in any stream for a recognized school board with a minimum aggregate from a government recognized board, तो वो लोग कर सकते हैं। CUET इंग्लिश सिलेबस जिसके लिए ये वीडियो मेन रूप से मैंने बनाया था, तो वो है, पहले आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन मिलने वाला है जो 300 से 500 वर्ड्स का होगा, और उसी में से आपके टैब्स रहेंगे आंसर वाले, आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये किस किस टाइप का कम्प्रीहेंशन आएगा ये देख लीजिए। पहला आएगा फैक्चुअल। फैक्चुअल फैक्ट वर्ड से बना है, ठीक है, इसको समझ लीजिए क्या होता है। फैक्ट वर्ड से बनता है फैक्चुअल वर्ड, और ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टर्स और द फैक्ट्स, है ना, उस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे फिजिकल, उसके बारे में होगा, फैक्ट से रिलेटेड होगा। दूसरा नरेटिव, जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आता है पैसेज, ये कोई आया नहीं, नरेटिव लोग पूछते ही हैं। तो नरेटिव में क्या है ना कि किसी चीज़ का आप वर्णन करते हैं ना, यानी उसके बारे में कहानी टाइप का बोलते हैं। हालांकि ये भी फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा नरेटिव होता है, यानी इसमें स्टोरी टेलिंग मटेरियल होता है। देखिए लिखा है पैसेज टेलिंग स्टोरीज और पैसेज विथ स्टोरी टेलिंग एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद है लिटरेरी, लिटरेचर से रिलेटेड होगा। फिर वर्बल एबिलिटी टेस्ट होगा, रीजनिंग और इंग्लिश नॉलेज आपका कैसा है उससे रिलेटेड ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, MCQs। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, जिसमें आपको 2 से 3 या मैक्सिमम 4 सजेशंस दिए रहेंगे वर्ड्स के, और आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपको पूरा जो है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आपके वर्ड्स वोकेबलरी नॉलेज पे बेस्ड होगा। रीअरेंजिंग तो आप करते रहे हैं पहले से ही, तो रीअरेंजमेंट आपको करके मीनिंगफुल सेंटेंस या मीनिंगफुल फ्रेज बनाने के लिए आपको दिया जाएगा। जिससे भी रीजनिंग चेक होता है कि आप जो इंग्लिश का पैटर्न होता है, क्या होता है ये, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। राम आम खाता है, तो राम सब्जेक्ट, वर्ब इट्स ए मैंगो। तो राम आम खाता है, हिंदी का जो था वर्ड ऑर्डर क्या था, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जा रहा था, राम के बाद सीधे आम। तो राम आम खाता है, राम आम आ जा रहा था उसमें, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब था हिंदी का। तो आप इंग्लिश सही में समझते हैं कि नहीं, तो उसके लिए इंग्लिश का मेन बेसिक पैटर्न क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राम इट्स ए मैंगो। तो इस तरह से आप ध्यान में रख करके कि पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट हमें रीअरेंज करके सही अर्थ निकालना है। 5वां नंबर देखो, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स होता है समान और एंटोनिम्स होता है अपोजिट। समानार्थी और विपरीतार्थिक शब्द आपसे पूछे जाएंगे, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो कभी कभी ये ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से इस वर्ड का एक वर्ड दे देंगे बोल्ड में, कौन सा एंटोनिम्स नहीं है या कौन सा सिनोनिम्स नहीं है। तो सिनोनिम्स हम जैसे देखते हैं वहाँ पे आप ढूंढने चले जाते हैं सिनोनिम्स, जबकि वहाँ ये नहीं पढ़ते कि नहीं है। तो ज़रा क्वेश्चन को ठीक से समझ लेंगे कि वो नहीं है में पूछ रहा है या है पूछ रहा है, बस इसका ध्यान रखेंगे तो आप कर सकते हैं। बाकी तो आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, मैं एक आध एग्जाम्पल भी ज़रूर दे दूंगा यहाँ लास्ट में। फिर 6 नंबर वोकेबलरी एज सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड। तो इसमें से आपको 3 वर्ड का ऑप्शन देंगे और फिर उसको करेक्ट करने के लिए आपको कहा, करेक्ट वर्ड ढूंढ करके फिल करने के लिए कहा जाएगा। अब आपसे इंग्लिश में लिटरेरी डिवाइसेस भी ऐसे पूछ लेते हैं, तो आप इन सब कॉमन को दोहरा लेंगे। जैसे सिमली, सिमली क्या होता है, जब हम एज या लाइक से तुलना करते हैं
तो वो सिमली हो जाता है कि जैसे ही इज़ लाइक एन एलिफेंट, अगर कोई मोटा आदमी हम चिढ़ा रहे हैं तो ही इज़ एन एलिफेंट, ही इज़ लाइक एन एलिफेंट। ऐसे मेटाफर क्या हो गया, ही इज़ एन एलिफेंट सीधे बोल दिए। जैसे कि ही वॉज द टाइगर इन द वार तो हो गया मेटाफर, ही वॉज लाइक ए टाइगर तो हो गया सिमली। एंटीथेसिस जो थर्ड नंबर में है उसको देख रहे हैं आप, विरोधाभास बोलते हैं। जैसे विलिंग टू वुंड एंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक, मैंने घाव लगाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं और मारने से डरते भी हैं, तो क्या हो गया विरोधाभास, एंटीथेसिस। अनोमोटोपोइया सारे वर्ड्स और इक्विज्म को दिखाता है, जैसे कि घड़ी का टिक टिक, सांप का हिसिंग साउंड, तो ऑल दिस टाइप ऑफ साउंड्स आर देयर फॉर अनोमोटोपोइया। एंड देन हाइपरबोली जिसमें हम भांजते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अरे यार मेरा घर इतना बड़ा है ना कि देखोगे तेरा टोपी गिर जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे तो हाइपरबोली बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो हो जाता है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। तो अगर हम मैकबेथ की बात करते हैं शेक्सपियर के एक ड्रामा से, तो उसमें एक लाइन है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड, पूरा अरब सागर का भी अगर मुझे ला करके सुगंध फैला दिया जाए इस हाथ पे तो ये खून के दाग नहीं मिटेंगे। एक ही बूंद काफ़ी है सेंट का उसके दाग धब्बे मिटाने के लिए या फिर सेंटेड करने के लिए, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, बढ़ा चढ़ा के कहा गया कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, तो क्या हो गया, हाइपरबोली हो गया। ऑक्सीमोरॉन भी वो शब्द है जो विरोधाभास को दिखाता है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल ऐसा मैं लिया हूँ कि आई आस्क्ड हिम टू मेक हेस्ट स्लोली। अब देखिए यहाँ पे मेक हेस्ट भी है और स्लोली भी है, तो विरोधाभास हो रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंटीथेसिस होगा, मेटाफर होगा, पर्सनिफिकेशन होगा या ऑक्सीमोरॉन होगा। तो मेटाफर मैंने बता दिया था, ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस, पर्सनिफिकेशन छूट गया होगा तो सुन लीजिए। जब हम किसी निर्जीव चीज़ को सजीव के बारे में बात करते हैं वो होता है पर्सनिफिकेशन। दैट जैसे कि द ट्री टोल्ड मी डोंट कट मी आई गिव यू ऑक्सीजन, तो ट्री बात कर रहा है तो उसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स डाल रहे हो, पर्सनिफिकेशन हो गया। तो ये मेटाफर है, ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस है, ऐसे आपको पहचानना होगा। तो आपको मैं 2 ऑप्शन दे दूँ, एंटीथेसिस या ऑक्सीमोरॉन, बताइए जल्दी क्या होगा। ठीक है, विरोधाभास को हमने क्या बोला था, एंटीथेसिस। वर्ड टेस्ट एग्जाम्पल में कैसा क्वेश्चन हो सकता है, देखिए, चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग। तो एक्सोनरेट एक वर्ड है, मान लीजिए इसका मीनिंग आप नहीं जानते हैं तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वर्ड्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से ही, आपका टेस्ट नज़दीक है। तो एक्सोनरेट मीन्स क्या होगा, एडमिट कि कन्विक्ट कि रिजेक्ट कि रिलीज, तो फिर यहाँ पर इसका आंसर होगा रिलीज, एक्सोनरेट मीन्स। तो ये तो भाई आप जितना यूज़ करते हो वोकेबलरी उस पर निर्भर है, कोई टीचर आपको वोकेबलरी आपको सिखा सकता है, क्या उसका यही सिखा सकता है कि प्रेफिक्स सफिक्स और रूट वर्ड से कैसे वर्ड बनते हैं, लेकिन रटवा नहीं सकता, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड द बॉय कम्स ऑफ एन अफ्लुएंट फैमिली। देखिए ये ट्रिकी हो सकता है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, द अफ्लुएंट का एंटोनिम क्या होगा, पुअर होगा, फ्लुएंट मीन्स होता है रिच जिसके पास बहुत कुछ हो, अपार संपदा हो अफ्लुएंट, तो पुअर होगा आंसर। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, पुअर, ऑर्डिनरी। अब आप अफ्लुएंट में समझेंगे ही नहीं अगर, तो फिर आपको पढ़ के सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा सजेशन देता है दिमाग। जैसे द बॉय कम्स ऑफ एन अफ्लुएंट फैमिली, चर्चा किसका होता है, जो बहुत गरीब होता है बहुत अमीर। तो अगर गरीब वाला होता है तो हम लोग तो सुने होते, लेकिन यहाँ फ्लुएंट लग रहा है अगर, तो हमें कोशिश करना है जानने का कि क्या अर्थ निकल रहा है। हालांकि अपोजिट है इसका पुअर। ठीक है, चलो अब एंटोनिम्स सिनोनिम्स का भी एक एग्जांपल देख लीजिए। एक वर्ड पंजेंट, ये बहुत पूछता है एग्जांपल में, ये वर्ड पंजेंट, इसलिए मैंने इसी को लिया है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं और यहाँ पर मैं आपको बुक का सजेशन दे दूंगा जिसको आप पढ़ कर के ये सब ठीक कर सकते हैं आसानी से, तो उस बुक से आप रिवाइज करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल केवल यहाँ दे रहा हूँ। एंटोनिम्स सिनोनिम्स, फिर से मैं बता दूँ कि एंटोनिम्स मीन्स होता है अपोजिट, सिनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी। तो पंजेंट का अर्थ यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स में है एक्यूट, है ना, पेनिट्रेटिंग, शार्प, स्ट्रॉन्ग। जैसे पंजेंट स्मेल, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल। ठीक है, तीखा भी इसका अर्थ हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो पंजेंट का एंटोनिम्स क्या होता है, माइल्ड, सूदिंग, प्लीजेंट। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स का सजेशन अब दे देता हूँ। ठीक है, और ये स्क्रीन पर जो भी रिफ्लेक्ट हुआ होगा बुक, अगर आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये कमांड में आने वाला है। लेकिन हाँ, आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना होगा ग्रामर सेक्शन का। थैंक यू वेरी मच।